स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ? यस मैम। हेलो। यस मैम। हाँ, ठीक है। तो आज हम लोग जो है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेशन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है वो उसका अर्थ क्या है। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इसका मतलब जो है एनसाइक्लोपीडिया से लिया गया, पर्टेनिंग टू रिलेशन बिटवीन द नेशंस, यानी कि हाँ, आपके जो राष्ट्रों के बीच में जो समझ है, अवबोध है, उसको जो है हम लोग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। यानी कि जो दो देशों के बीच में जो आपका समझ है वो पारस्परिक संबंध मैम। हाँ बिल्कुल, जो पारस्परिक संबंध है। तो अंतर्राष्ट्रीय अवबोध जो है वो संसार के जितने भी देश हैं उसके प्रति आपका अगर प्रेम है, सहयोग है, आपके मतलब उनके प्रति पारस्परिक सहानुभूति है, उसकी भावना को उत्पन्न करता है आपका अंतर्राष्ट्रीय अवबोध। तो ये जो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय समझ की भावना है, अवबोध की भावना है, वो आपस में एक भाईचारे की भावना को विकसित करती है। या हम लोग ये कह सकते हैं कि एक बड़े परिवार या वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो उसको डेवलप करती है। जैसे कि हम लोग संस्कृत में एक श्लोक हम लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में जब हम लोग थे, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम। विशाल क्या है, किसी को विशाल जो हृदय के लोग रहते हैं उनके लिए जो है पूरा वसुधैव जो है कुटुंब के समान है। यानी कि इसमें जो है ये मेरा है या तेरा है, ऐसी ये वाली भावना नहीं रहती है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें इस सद्भावना को ध्यान में रखते हुए मुरारजी देसाई ने भी अपने जो व्यूज दिए थे, उन्होंने भी कहा था कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि सभी सुखी हो और सभी लोग निरोगी हो। तो इसका मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना है, इसमें जो है बाय इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग वी मीन गुड अंडरस्टैंडिंग एंड गुड विल अमॉन्ग डिफरेंट नेशन ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो ये कैसे हम लोग अपने अलग अलग जो हमारे देश है उसमें अच्छे संबंध कैसे स्थापित करें। तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की अगर हम लोग अर्थ की बात करें, तो इसमें जो व्यक्ति सिर्फ अपने राष्ट्र तक नहीं सीमित रहता है, ये पूरे विश्व को अपना निवास स्थान समझने लगता है। ठीक है, उससे प्रेम करने लगता है। और जो है ये जो आपकी राष्ट्रीयता की जो भावना है वो आपके पर्टिकुलर देश में या बाउंड्री में ना रह के एक अंतर्राष्ट्रीयता की गोद में ये विचरण करती है। यानी कि ये जो भावना है वो बहुत ही विराट है, विशाल है और व्यापक है। तो अंतर्राष्ट्रीय अवबोध विश्व मैत्री, विश्व बंधुत्व, ठीक है, इन सब महान भावनाओं पर आधारित है। इसमें जो है हम लोग जो है पूरे धरा को, पूरी पृथ्वी को जो है हम लोग अपना परिवार मानते हैं। तो इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की जो बात हम लोग करते हैं, वो अलग अलग जो विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे वॉल्टर लुइस ने कहा है कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इज द एबिलिटी टू observe critically and objectively and appraise the conduct of men everywhere irrespective of the nationality or culture to which they belong। यानी कि इसमें आप किसी भी राष्ट्र को नहीं देख रहे हैं, किसी संस्कृति को नहीं देख रहे हैं, इसमें सभी को आप साथ लेकर चल रहे हैं और सभी की प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह गोल्डस्मिथ ने कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीयता की जो भावना है वो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है बल्कि पूरे विश्व का नागरिक है। तो इंटरनेशनलिज्म इज अ फीलिंग दैट इंडिविजुअल इज नॉट अ मेंबर ऑफ हिज स्टेट बट द सिटीजन ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो है गोल्डस्मिथ ने परिभाषा दी थी। अब अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है 5 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। वो जो 5 मूलभूत सिद्धांत है
वो है पहला कोऑपरेशन यानी कि सहयोग की भावना, यानी कि जितने भी विश्व है वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करे। फिर दूसरा है रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम पीसफुली, यानी कि आपके बीच में अगर कोई भी मतभेद होता है तो उसको शांतिपूर्ण ढंग से उन समस्याओं का समाधान करना। फिर नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर, यानी कि जो आपके आंतरिक मामले हैं किसी भी कंट्री के, उसमें हस्तक्षेप आपको नहीं करना है। फिर आपका अनाक्रमण, यानी कि कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और आपका जो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी कि आप लोग शांतिपूर्ण जो है आपस में एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की अगर हम लोग बात करें तो इसकी विकास की बात जो है बहुत समय पहले से ही इसके विकास के लिए लोगों ने बात की है। जैसे 1912 में जो आपका वर्ल्ड वॉर था उससे बचने के लिए जो वहां के अमेरिका के जो तात्कालिक जो प्रेसिडेंट थे श्री ट्रॉफ, ठीक है, उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाने का उन्होंने प्रयास किया था, पर वो उसमें सफल नहीं हुए। तो जिसके कारण जो है हम लोगों ने देखा कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फिर इस विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीयता की आवश्यकता की ओर एक हम लोगों का ध्यान गया और फिर हम लोगों ने यूएनओ की स्थापना इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की। ठीक है, तो इसमें एक विभाग है यूनेस्को, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संस्था। इसका मुख्य कार्य है अंतर्राष्ट्रीयता का विकास करना। तो ये सारा कुछ जो है अंतर्राष्ट्रीय जो सद्भावना को विकसित करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि नीड ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इन मॉडर्न एज, आखिर हमें जरूरत क्या पड़ी। जैसे कि मैंने ही पहले ही बताया है कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की हमें आवश्यकता पड़ी कि कहीं किसी भी तरह से जो है लड़ाई झगड़े ना हो, अगर कोई युद्ध चल रहा तो युद्ध को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन, यानी कि जो आपके अलग अलग देश है वो अपना अलग से अस्तित्व बना के रखें। फिर फॉर द सेसेशन ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध को विराम देना, युद्ध की समाप्ति करना। फिर आपका फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ फिजिकल नीड्स, आपकी जो भी आपके भौतिक जो आपकी नीड्स हैं, ठीक है, जरूरतें हैं, उसको पूरा करना। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का होना आवश्यक है। फिर जितने भी नेशंस जो बैकवर्ड हैं, यानी कि जो पिछड़े हुए जो आपके देश हैं, उनके विकास में भी सहायता करना। और सबसे मुख्य काम है इसका फॉर द वेलबींग ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मानवता की सुरक्षा के लिए। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का उन्होंने बात की थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ऑब्स्टिकल्स है, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की हमें जरूरत क्यों पड़ी। इसमें जो भी है उसमें हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के विकास में कुछ बाधक तत्व हैं, जैसे कि इकोनॉमिकल बैरियर, यानी कि जो आपकी आर्थिक बाधाएं हैं। ठीक है, आर्थिक बाधाएं यानी कि कुछ देश तुम लोग देख रहे हो कि बहुत अमीर है तो कुछ देश बहुत ही गरीब है। ठीक है, तो इन जो भी आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए। फिर डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, यानी कि जो आपके राजनीतिक जो विचारधाराएं हैं, हर देश की अपनी अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं हैं, ठीक है, उसको समझने के लिए। फिर आपके शैक्षिक जो आपके बैरियर्स हैं वो भी एक तरह से व्यवधान इसमें प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, फिर आपके जो डिफरेंट नेशनल ग्रुप्स है, यानी कि जो आपके अलग अलग जो राष्ट्र के जो ग्रुप्स बने हुए हैं वो भी इसमें बाधा पहुंचा रही है। फिर आपका मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं। फिर कल्चरल डिफरेंस, हम लोग ये देखते हैं कि हर देश का अपना अलग अलग संस्कृति है, वो भी एक बाधक तत्व है। फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं राज्यों के मध्य, वो भी किसी ना किसी तरह से हमारे अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को बाधा पहुंचा रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं भाषाई बाधाएं, यानी कि लिंग्विस्टिक बैरियर, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि हर कंट्री जो है अपनी भाषा को लेकर बहुत ही पॉजिटिव है, और ये जो भाषा है वो एक तरह से हमारे लिए
जो है एक बैरियर या बाधा उत्पन्न करती है। जैसे कि हम लोग भारत में है तो हमारी हिंदी भाषा है, फिर विदेश में जाएंगे तो अलग अलग कंट्रीज की अपनी अलग अलग भाषा है। अगर हम उन विदेशों में जाके वहां पे रहने की कोशिश करें तो हमें उनकी भाषा नहीं समझ में आती है। तो फिर हम लोग ना भाषा समझ पाएंगे, ना उनका कल्चर समझ पाएंगे, ना उनके धर्म को समझ पाएंगे। ये सारे जो है ये इसके बाधक तत्व है अंतर्राष्ट्रीय भाव सद्भावना को बढ़ाने के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो एजुकेशन है वो किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को प्रेरित करने के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी अवधारणा है उसकी जरूरत क्यों है। क्योंकि हम लोग जैसे पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हमारा जो मेन जो उद्देश्य है वो वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, उसको हम लोगों को देखना होगा। यानी कि हर मनुष्य के कल्याण की भावना हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। और ये जो वसुधैव कुटुंबकम है वो वैदिक धर्म का सिद्धांत है, ठीक है। और 1924 में जो आपका यूएनओ था, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी वो जो आपका यूएनओ था वो उसको रोकने के लिए, यूएनओ 24 में हुआ था, 1945 में हुआ था ना, 24 अक्टूबर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया था मैम। हाँ हाँ, 1945 में आए थे। हाँ, तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि जो एजुकेशन है उसका क्या रोल है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में। तो सबसे पहले जो हम लोग देख रहे हैं ब्रॉड एम ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो आपकी शिक्षा जो आप लोग दे रहे हैं उसको व्यापक बनाइए। आप अपने पाठ्यक्रम को व्यापक बनाइए, यानी पाठ्यक्रम में ऐसी ऐसी चीजों को इंक्लूड करिए जो कि हम भारत में रह के विदेशों को, विदेशी कल्चर के बारे में, उनकी जोग्राफिकल एरिया के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ सके। तो हम लोगों ने देखा है ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो हम लोगों का मेथड है उसमें हम लोग जो है अदर कंट्रीज के बारे में भी सीखते हैं। इसके बाद रिफॉर्म इन टीचिंग मेथड, यानी कि हमारी जो शिक्षण विधियां है उसमें हम लोगों को सुधार करने की जरूरत है। जो आधुनिक जो इनोवेटिव टीचिंग टेक्निक्स है उसको हमें अपनाने की जरूरत है। फिर रिफॉर्म इन टेक्स्ट बुक, यानी कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें भी काफी कुछ उसमें सुधार करने की जरूरत है। टेक्स्ट बुक में हमें दूसरे कंट्रीज के बारे में और अधिक कैसे जानकारी हो वो हमें इसमें शामिल करना होगा। फिर हमें इक्वल बिहेवियर, यानी सभी के साथ जो है हमें एक समान जो है हमें व्यवहार करना होगा। इसके बाद जो है सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डेज, जितने भी आपके अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उसको हम लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपका इंटरनेशनल जो लीडर्स है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ग के जो नेता है, ठीक है, उनके बारे में हम लोगों को जानना होगा। फिर विद्यार्थियों के बीच जो देश विदेश के नेता हैं उनको उपस्थित करके उनके भाषण कराने चाहिए ताकि जो भी बच्चे हैं वो एक दूसरे के विचारों से परिचित हो सके। तो ये सब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड गेम, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तुम लोग देखते हो कि बहुत सारे खेलकूदों का आयोजन होता है, क्रिकेट है, हॉकी है, ठीक है, ये ऐसी जो है प्रतिस्पर्धाएं हम लोगों को करवानी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास होता है। इसके बाद जो है इंटरनेशनल एग्जीबिशन हम लोग लगा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हम प्रदर्शनी लगा सकते हैं। प्रदर्शनी लगाने का क्या फायदा होगा कि एक देश दूसरे देश के बारे में समझ सकेगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप लोग जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर फॉरेन टूर्स आप जो है ले जा सकते हैं। फॉरेन टूर्स में भी बहुत फायदा है कि आप लोग जो है एक दूसरे की कल्चर को समझ पाएंगे, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप शिक्षकों का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। इससे क्या है कि हम लोग जो यूनिवर्सिटी लेवल पे किया जा सकता है, इसमें क्या होगा कि जब एक शिक्षक दूसरे देश में जाएंगे तो उनके जो देश में जो भी संस्कृति है उसको समझेंगे। फिर उसका जो है हमारे यहाँ पे भी वो आके फिर वो बता सकते हैं बच्चों को, विद्यार्थियों को, ठीक है। फिर पेन फ्रेंड्स हम लोग बना सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मित्र,
तो जो हम लोग है कि दूसरे देश के जो है स्टूडेंट्स जो है उनसे जो है फ्रेंडशिप कर सकते हैं, ताकि हम लोग अगर आपस में एक दूसरे से बात करें तो हम आपस में एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें। फिर सभी के साथ जो है हम लोग समान व्यवहार करें। ठीक है, जैसे कि आप किसी भी देश के राष्ट्र ध्वज, फिर उनकी जो संस्कृति है उसको आप आदर करें, और जो भी आपके देश है उनकी अच्छाइयों को आप स्वीकार करें। और ठीक है, मतलब कोई भी बुराई मत लीजिए, आप उसकी अच्छाइयों को आप ले सकते हैं। इसके बाद जो है इसमें यूनेस्को का कुछ रोल बताया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए जो यूनेस्को ने अपना जो भूमिका अदा की है, इसमें टू डेवलप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इन वेरियस नेशन ऑफ द वर्ल्ड। यूनेस्को का यही मुख्य कदम है कि जो है हम लोग कैसे अपने ज्ञान को, अपने समझ को दूसरे देशों में फैला सकते हैं। ठीक है, फिर टू स्प्रेड कल्चर, यानी कि आप अपनी संस्कृति को कैसे आप एक दूसरे की संस्कृति को समझ सकते हैं। टू सेफ गार्ड डेवलप एंड स्प्रेड नॉलेज, ठीक है, मतलब कैसे आप लोग एक दूसरे के राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है यूनेस्को ने बताया है अपना, उसकी क्या भूमिका होगी। अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रमोशन करना है हम लोग किस प्रकार से, जो हमारे अलग अलग स्तर है उसमें इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग प्राथमिक स्तर की अगर बात करते हैं, तो प्राथमिक स्तर के जितने भी विद्यार्थी हैं या विद्यालय हैं, उसमें पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें वो लोग जो अंतरराष्ट्रीय दूसरे देशों के बारे में जान सके, उससे रिलेटेड उन लोगों को आप लोग कहानी सुना सकते हैं। फिर माध्यमिक स्तर में हम लोग क्या कर सकते हैं कि एट दिस लेवल द स्टूडेंट शुड बी टॉट डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स। They should also be taught the vital role of science and technology in propagation in international understanding। यानी कि आपके माध्यमिक स्तर पर हम लोग जो अन्य देश हैं, अलग अलग जो हमारे देश हैं, उसके संस्कृति के बारे में हम लोग जान पाएंगे। फिर उनके जो क्या धर्म है वो हम लोग स्कूली स्तर पे हम लोग पढ़ा सकते हैं। फिर हमारा विज्ञान ने क्या हमें दिया है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमको क्या दिया है, किस कैसे हम लोगों ने उन्नति की है इस क्षेत्र में, ये भी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से हम लोग बता सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल में क्या हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग जो सोशल साइंस जैसे विषय है, या आपके भाषा जैसे विषय है, या आपकी संस्कृति है और आर्ट है, इन विषय को हम लोग इस पे जोर दे सकते हैं। फिर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की हम लोग देखते हैं कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वर्ग के नेताओं का भाषण हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय नेता जितने भी हैं उनके हम लोग जन्मदिन मना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद मना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों का आयोजन कर सकते हैं। रेडियो और टेलीविजन पे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को चला सकते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग शिक्षकों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था भी कर सकते हैं। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मित्र बना सकते हैं, विदेश भ्रमण कर सकते हैं। फिर हम लोग पाठ्य पुस्तकों में सुधार कर सकते हैं, शिक्षण विधियों में सुधार कर सकते हैं, हम लोग अपनी पाठ्यचर्या में सुधार कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ सुधार जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को देखते हुए कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो मेरिट्स है अंतर्राष्ट्रीय जो सद्भावना है उसके कुछ गुण हैं। इसमें जो कुछ गुण एक एक करके हम लोग देखेंगे, जैसे कि ऑल नेशन विल अबाइड द प्रिंसिपल ऑफ को एग्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन, यानी जितने भी देश हैं हमारे विश्व में वो आपस में सहयोग और सह अस्तित्व की भावना उनमें विकसित होगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का एक फायदा और ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं हमारे देशों के बीच में, वो एक तरह से उसको हम लोग उसका समाधान हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद डेवलप्ड नेशन विल हेल्प द अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन,
जो विकसित देश हैं वो जो कम विकसित देश है या जो विकसित होने की प्रक्रिया में शामिल है उनकी सहायता कर सकते हैं। फिर नो फियर ऑफ वॉर, यानी कि अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को आत्मसात कर लेते हैं, सबको एक जैसे मान के चलते हैं, तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं दूसरे देशों के भी। हाँ, इसके अलावा फॉस्टरिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल नेशन, यानी कि जो आपके व्यक्तिगत नेशन जो अलग अलग जो देश हैं उसमें कैसे हम लोग आर्थिक उसमें हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से संभव है। इसके बाद कैसे हम लोग स्प्रेड ऑफ लव एंड ह्यूमैनिटी, यानी मानवता और प्यार को कैसे हम लोग वर्ल्ड वाइड यानी पूरे देश में हम लोग फैला सकते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के द्वारा ही मुमकिन है। फिर हम लोग कुछ इसके डीमेरिट्स भी देखते हैं कि फीलिंग ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग द नेशन विल टेंड टू स्पॉइल द रिलेशन अमॉन्ग द नेशन, यानी कि हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारी कंपटीशन की भावना है वो जो है हमारे जो संबंधों को खराब कर रही है। तो ये जो है कंपटीशन की भावना हम लोगों को छोड़नी पड़ेगी। फिर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिच नेशन, यानी कि जो हमारे देश जो ऐसे आर्थिक रूप से जो संपन्न देश है वो जो कम संपन्न देश है उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, ये भी इसका एक डीमेरिट है। फिर अनडेवलप्ड नेशन विल रिलाई ऑन डेवलप्ड नेशन फॉर हेल्प, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो अनडेवलप्ड नेशन है यानी जो विकसित नहीं हो पाए हैं ऐसे देश, वो पूरी तरह से जो विकसित देश है उनको उनकी सहायता पर ही निर्भर करते हैं। इसके अलावा फीलिंग ऑफ जेलसी इन सम नेशन, कुछ देशों में जो है ईर्ष्या की भावना भी विकसित होती है। तो ये हम लोग इन कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना है वो सभी देशों के लिए जरूरी है, सभी के लिए सभी देशों को एक दूसरे के देशों के बारे में जानना जरूरी है। तो ये जो है आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना आपका खत्म हो जाता है। अब किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछिए।